महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी सरकार अब कुछ दिनों में गिरने वाली है। दरअसल हम ऐसा दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों दलों की लड़ाई अब सामने आ चुकी है। कांग्रेस कोरोना मामले पर उद्धव सरकार पर ठीकरा फोड़ पहले ही साइडलाइन हो गई है। वहीं अब एनसीपी से भी शिवसेना के मतभेद सामने आ रहे हैं और अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के बीच मतभेद है तो इसका मतलब ठाकरे की कुर्सी जाएगी, क्योंकि गठबंधन में अब मुंबई में पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर पेच फंस गया है, जिसके बाद तीनों दलों में फिर से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने रविवार को 10 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ट्रांसफर ऑर्डर को पलटने का आदेश जारी कर दिया। राज्य में 2 जुलाई को जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर में डीसीपी को जोन और क्राइम ब्रांच तथा उनमें से कुछ को नॉन एग्जीक्यूटिव ब्रांचों से एग्जीक्यूटिव ब्रांचों में ट्रांसफर कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग की ओर से ट्रांसफर ऑर्डर को मंजूरी दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय को लूप में नहीं लिया गया। इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने यहां तक कहा कि ट्रांसफर के बारे में सीएम ऑफिस को कोई जानकारी नहीं थी। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है और गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। हालांकि इस आदेश से राज्य में सत्तारूढ़ सहयोगी दलों के बीच विवाद बढ़ गया और सीएम ऑफिस के निर्देश के बाद ट्रांसफर ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। स्थानांतरित किए जाने वाले इन अधिकारियों को अपने पोर पोस्टिंग पर वापस जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मुंबई के ठाणे में भी तीनों दल आमने सामने हैं। आरोप है कि शहर के विकास काम से जुड़ी बैठकों और बड़े कार्यक्रम में सत्तासीन शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी को दरकिनार कर रही है। एनसीपी से जुड़े कुछ लोगों ने शनिवार को ठाणे आए राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को पत्र देकर नाराजगी जाहिर की। एनसीपी का आरोप है कि सरकार में सहयोगी पार्टी होने के नाते शहर से संबंधित मुद्दों पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों की राय भी जाननी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने तो शिवसेना और एनसीपी दोनों पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले दिनों शहर में 1000 बेड के कोविड अस्पताल के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस को पूछा नहीं गया। कांग्रेस इससे पहले भी कई बार राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा चुकी है। वहीं अब एनसीपी से भी शिवसेना के संबंध खराब होते जा रहे हैं। अगर प्रदेश में ऐसा ही चलता रहा तो उद्धव ठाकरे को जल्द ही सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की है। कोरोना महामारी और चीन से तनातनी का सामना कर रहे मोदी सरकार पर राहुल गांधी शुरू से ही हमलावर हैं। राहुल ऐसे मामलों पर सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं ताकि इसका फायदा वो भविष्य में होने वाले चुनाव में ले सके। हालांकि इस दौरान राहुल एक बार फिर अपने बयानों में ही फंस गए हैं। चीन मसले पर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य होने के बाद भी समिति की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी एक गौरवशाली वंश परंपरा से जुड़े हैं जहां समिति मायने नहीं रखती। कांग्रेस में कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि वो लगातार राष्ट्र का मनोबल गिरा रहे हैं, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जारी खींचतान खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में 3 मसलों का जिक्र किया: कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी का लागू करना। राहुल ने कहा कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने इसी के साथ पीएम मोदी का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस की रैंकिंग में 3रे नंबर पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स खरीदकर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है। राहुल ने न्यूज को ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम केयर्स की अपारदर्शिता के कारण देश की जनता के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है और लोगों के पैसे का इस्तेमाल घटिया क्वालिटी के उत्पाद खरीदने में किया जा रहा है।
हालांकि राहुल गांधी के हालिया बयानों से कांग्रेस के नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल गांधी को सलाह दी थी कि राहुल को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी कुछ समझने को तैयार नहीं है। वहीं हाल में कोरोना मामले को लेकर भी राहुल गांधी के बयानबाजी पर सवाल उठे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अपनी बयानबाजी से अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी कब चली जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। कोरोना से राज्य का बुरा हाल है। इस बात को लेकर सीएम ठाकरे ने कभी भी चिंता व्यक्त नहीं की है, लेकिन ठाकरे को जम्मू कश्मीर की चिंता सताने लगी है। जब बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल थे तो साहब को सब ठीक लग रहा था। तब नोटबंदी, धारा 370 जैसे मुद्दे पर बीजेपी के साथ कतार में आगे खड़े रहकर विपक्ष को खरी खरी सुनाते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को जैसे ही पवार और सोनिया गांधी की बदौलत सीएम की कुर्सी मिली है, अब ठाकरे के रंग बदल गए हैं। शिवसेना अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है। शिवसेना की माने तो नोटबंदी करने, अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने आश्चर्य जाहिर किया कि जब केंद्र में मजबूत सरकार है तो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में शांति क्यों नहीं है। शिवसेना ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा है कि सड़कों पर हर रोज खून बह रहा है और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। नोटबंदी के बावजूद आतंकी गतिविधियों और फर्जी नोटों के चलन से कोई राहत नहीं है। दरअसल शिवसेना अब कांग्रेस और सोनिया गांधी की भाषा बोलने लगी है। सत्ता की मलाई खा रहे उद्धव ठाकरे को लगता है कि अब विपक्ष की भाषा बोलने से ही उनकी कुर्सी बची रह सकती है। लिहाजा सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने तोते से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उछलवाया है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से क्या हालात हैं, इस पर कोई लेख नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन नोटबंदी और धारा 370 शिवसेना को याद आ रहा है। गलती ठाकरे की नहीं है, दरअसल यही तो राजनीति है, समय के साथ रंग बदलते रहना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 2 दशक से दिल्ली के लोधी रोड में सरकारी बंगले में रह रही थीं। प्रियंका गांधी न किसी पार्टी की सांसद हैं और न ही उनके पास कोई पद है, लेकिन गांधी परिवार की बेटी होने की वजह से और राजनीतिक धौंस की वजह से उन्हें सरकारी बंगला मिल गया था। पिछले साल केंद्र सरकार ने उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ली और अब उसके बाद केंद्र सरकार ने उनको बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है, लेकिन अब प्रियंका को बंगला तो खाली करना ही है। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर उस बंगले में अब कौन रहेगा। इस पर से पर्दा उठ गया है और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनका बंगला बीजेपी के राज्यसभा सांसद को अलॉट किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के लोधी रोड के बंगले को बीजेपी राज्यसभा सांसद और मीडिया सेल इंचार्ज अनिल बलूनी को मेडिकल ग्राउंड पर अलॉट किया गया है। दरअसल प्रियंका गांधी को यह बंगला साल 2000 में एसपीजी सुरक्षा के कारण मिला था, लेकिन पिछले साल नवंबर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। बंगला खाली करने के लिए प्रियंका को नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से जारी किया गया है। 6B हाउस नंबर 35 लोधी एस्टेट में प्रियंका गांधी फैमिली के साथ रहती हैं। लगभग 2 दशक से प्रियंका इसी मकान में रह रही हैं, लेकिन अब प्रियंका का अगला ठिकाना लखनऊ होने जा रहा है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद से ही तनाव है। भारत चीन को हर मोर्चे पर घेरे हुए है। मोदी सरकार अब चीन को उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। चीन की हेकड़ी को कम करने के लिए पीएम मोदी ने जो प्लान तैयार किया है, अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। पहले तो मोदी ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप को बंद कर दिया है, जिससे चीन में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं चीन की घेराबंदी के लिए तमाम दूसरे देशों को भी अपने पक्ष में कर लिया है, जिससे चीन अब पूरी तरह घिर चुका है। इतना ही नहीं, चीन को गलवान घाटी में पीछे हटने को मजबूर करने के लिए मोदी ने अपने सबसे खास NSA अजीत डोवाल को भी मोर्चे पर तैनात किया है। लिहाजा चीनी सैनिक अब गलवान घाटी में पीछे हट गए हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक लगभग 1 से 5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सबसे मजबूत कूटनीतिक हथियार का प्रयोग किया था।
उन्होंने रविवार को चीनी समकक्ष वांग यी के साथ करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की थी। भारत के सख्त रुख के बाद चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसी बातचीत में गलवान में तनाव कम करने पर सहमति बनी। डोभाल ने वांग यी के साथ बातचीत में तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि लद्दाख सीमा पर दोनों पक्षों के सैनिकों के हटने के पीछे की वजह यही बातचीत है। डोभाल की बातचीत के बाद चीन ने गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। डोभाल ने इससे पहले कई बार अपनी सूझबूझ से मामले को आराम से सुलझाया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जो हालात खराब हुए थे उसको भी शांत कराने में डोभाल का ही हाथ था। उन्होंने कश्मीर में जाकर स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खाई थी और लोगों से बातचीत भी की थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में पिछले दिनों CAA को लेकर जो हिंसा भड़की थी, डोभाल ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया था और एक बार फिर चीन के साथ बातचीत में डोभाल का ही हाथ है। डोभाल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आखिर PM मोदी क्यों उन पर इतना विश्वास करते हैं। चीन अब विश्व भर में चारों तरफ से घिरता जा रहा है। चीन की चालाकी को अब दूसरे देश भी समझने लगे हैं। भारत के साथ पंगा लेकर चीन ने बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका अब चीन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में युद्धाभ्यास करके चीन को चिता दिया है। चीन को अब अमेरिका खुली चुनौती दे रहा है कि अगर दम है तो निपट लो, लेकिन चीन की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बीते दिनों अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान भरी। इस दौरान चीन केवल गीदड़ भभकी देता रह गया। बताया जा रहा है कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम अमेरिका के B-52H बम वर्षक विमान के साथ अमेरिका के 10 दूसरे फाइटर जेट और निगरानी विमानों ने रविवार को एक साथ दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी। उधर दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती के बाद अब चीन का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने चीन के युद्धाभ्यास के बीच अमेरिकी B-52H बम वर्षक विमान और युद्धाभ्यास को एक संयोग नहीं बल्कि शक्ति का खुला प्रदर्शन करार दिया है। अखबार ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम B-52H बम वर्षक विमान का गुआम में तैनात करना और युद्धाभ्यास करना चीन को अपनी ताकत दिखाना है। उधर दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती से भड़की चीन की पिट्ठू मीडिया की धमकियों पर अमेरिकी नौसेना ने मजा लिया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की धमकी भरे ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमेरिकी नेवी ने कहा कि इसके बावजूद वो उस इलाके में तैनात हैं। रविवार को ही ग्लोबल टाइम्स ने चीन के मिसाइलों की तस्वीर ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।